12 दिसंबर को G7 ग्रुप के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में रूस और यूक्रेन के तनाव पर खास तौर से चर्चा हुई। बैठक में रूस को वार्निंग दी गई कि यूक्रेन के खिलाफ किसी भी तरह के मिलिट्री एग्रेशन के गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। दरअसल 2014 में रूस ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। वेस्टर्न कंट्रीज तब क्रीमिया पर हुए कब्जे को तो नहीं रोक पाए थे, लेकिन उन्होंने इतना किया कि रूस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। अब वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहते हैं कि रूस किसी भी सूरत में 2014 जैसी हरकत दोबारा दोहराए, इसलिए वो रूस को लगातार वार्निंग दे रहे हैं। पिछले हफ्ते अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करके यूक्रेन पर तनाव कम करने की कोशिश करी, लेकिन ये तमाम कोशिशें रूस के एग्रेशन को कम नहीं कर पाई हैं। और अब रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर के पास एक खास मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। इसका नाम है बुख M1। बुख की इस तैनाती से जुड़ा हुआ एक बेहद कंट्रोवर्शियल पास यानी विवादित अतीत भी है, जो जुड़ा है 7 साल पुराने एक बड़े इंसिडेंट से। इल्जाम है कि 2014 में इसी बुख का इस्तेमाल करके रूस ने बीच हवा में मिसाइल दागकर मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट 17 को गिरा दिया था। यह घटना 17 जुलाई 2014 को हुई थी। उस दिन मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 17 ने एम्स्टर्डम से उड़ान भरी। विमान को जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन होते हुए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जाना था। विमान की लोकेशन ईस्टर्न यूक्रेन के आसमान में थी, जब कॉकपिट में लगे वॉइस रिकॉर्डर ने विमान के बाहर से आई एक तेज आवाज को दर्ज किया। यह आवाज कॉकपिट के लेफ्ट की तरफ से होते हुए राइट की तरफ बढ़ती गई। यह आवाज टेक्निकल लैंग्वेज में प्रेशर वेव जैसी थी। ये वैसी ही आवाज थी जो धमाके के वक्त आती है। ठीक उसी वक्त जहाज बीच हवा में टूट गया। उसका एक मलबा बड़े इलाके में बिखर गया। इस घटना में विमान में सवार सभी 298 लोग मारे गए। इनमें तकरीबन 80 बच्चे भी शामिल थे। हादसे में मारे गए पैसेंजर्स में सबसे ज्यादा 193 लोग नेदरलैंड्स के थे। इसलिए यूक्रेन ने नेदरलैंड से कहा वो इस घटना की जांच की अगुवाई करे। नेदरलैंड्स ने पेशकश को कबूल करते हुए जांच का जिम्मा डच सेफ्टी बोर्ड को सौंप दिया। बोर्ड ने घटना के 6 दिन बाद 23 जुलाई 2014 को जांच की कमान संभाली। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के एनेक्स 13 के तहत जांच शुरू हुई। इस जांच के 2 मेन मकसद थे। पहला, इस घटना की वजह का पता लगाना ताकि हादसे में मारे गए लोगों की फैमिली और रिलेटिव्स को विमान हादसे की सही वजह बताई जा सके। दूसरा, इस हादसे के वजह को ध्यान में रखते हुए एक सेफ और सिक्योर पॉलिसी बनाना ताकि फ्यूचर में ऐसे हादसों को रोका जा सके। जांच दल का कहना है कि जमीन पर मिले विमान के मलबे और कॉकपिट में मौजूद क्रू मेंबर्स की लाशों से उन्हें कुछ खास शेप के मेटल की चीजें मिली हैं। इनका शेप बो टाई और क्यूब जैसा था। मेटल के इन टुकड़ों को फ्रैगमेंट कहा जाता है। इन फ्रैगमेंट्स को समझिए एक स्पेशल टाइप का शार्पनेल। इनका इस्तेमाल एक खास किस्म के वॉरहेड में किया जाता है। मिसाइल के आगे के हिस्से को वॉरहेड कहते हैं। मिसाइल में जो विस्फोटक या रसायन भरा रहता है वो इसी वॉरहेड में होता है। मिसाइल जब किसी टारगेट पर हमला करती है तो अपने निशाने पर यही वॉरहेड दागती है। जांच टीम के मुताबिक उन्हें हादसे की जगह पर जो वॉरहेड मिला था उसका नाम था 9M314M। यह वॉरहेड 9M38M1 मिसाइल में फिट होता है और ये 9M38M1 मिसाइल जिस मिसाइल सिस्टम से दागी जाती है उसका नाम है बुख। सोवियत यूनियन के पास 2K12KUB नाम का एक मिसाइल सिस्टम हुआ करता था। इसकी अगली पीढ़ी है बुख। सोवियत यूनियन ने 1979 में इसका इस्तेमाल शुरू किया था। तब से लेकर अब तक इसके कई नए एडिशंस आ चुके हैं। इस मिसाइल सिस्टम को रूस में 9K37 के जेनेरिक नेम से जाना जाता है। वहीं नाटो इसे SA-11 कहता है।
ये मीडियम रेंज का जमीन से हवा में वार करने वाला एक ताकतवर मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल सिस्टम तकरीबन 70 से 80 हजार फीट की ऊंचाई तक वार करने में कैपेबल है। अगर ये सिस्टम विमान जैसे किसी निशाने पर एक मिसाइल दागे तो 99% उम्मीद है कि वो विमान क्रैश हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक ये सिस्टम 1.5 मिनट के अंदर 6 अलग अलग टारगेट्स पर मिसाइलें दाग सकता है। जानकारों के मुताबिक इसमें 2 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल होती हैं, एक 9M38M1 और दूसरी 9M38। इन दोनों मिसाइलों में 70 kg वजनी हाई रेंज वाले एक्सप्लोजिव फ्रैगमेंट से भरा वॉरहेड लगा होता है। ये वॉरहेड 9N314 और 9N314M के नाम से जाने जाते हैं। जांचकर्ताओं ने हादसे की जगह से 9N314M वॉरहेड के हिस्से मिलने की बात कही थी। जांच टीम ने 9N314M वॉरहेड के डिजाइन के बेस पर ही इस हादसे के साथ रूस का नाम जोड़ा। इस वॉरहेड में 2 परतें होती हैं जिनके भीतर खास डिजाइन वाले फ्रैगमेंट्स भरे होते हैं और बाहर की परत में चौकोर फ्रैगमेंट्स होते हैं। जब वॉरहेड को डेटोनेट किया जाता है तो इसका खोल कई टुकड़ों में बंट जाता है। मलेशियन एयरलाइंस का विमान जिस इलाके में क्रैश हुआ वो ईस्टर्न यूक्रेन में पड़ता है। यहां यूक्रेन और रूस सपोर्टेड रिबेल ग्रुप्स के बीच सिविल वॉर चल रही थी। जिस इलाके से मिसाइल दागी गई वो रूस सपोर्टेड विद्रोही गुट के कब्जे में था। जांच टीम का कहना था कि उन्हें पक्की जानकारी है कि हादसे के वक्त रूस ने बुख को इस इलाके में तैनात किया हुआ था और इस पूरे इलाके में कथित तौर पर यही एक सिस्टम था जिसकी मिसाइलों के वॉरहेड के भीतर बो टाई शेप के फ्रैगमेंट्स पाए जाते हैं। जांच टीम ने बहुत डिटेल में पड़ताल करी थी। विमान को हुए नुकसान, मारे गए लोगों की लाश, विमान के भीतर लगे तकनीकी सिस्टम की जांच, सारे आंकड़े बहुत सावधानी और साइंटिफिक तरीके से खंगाले गए। क्या विमान के भीतर हुई किसी तकनीकी खामी के चलते यह हादसा हुआ? क्या आसमान से गिरी बिजली के चलते यह घटना हुई? यहां तक कि यह छानबीन भी हुई कि कहीं स्पेस से गिरा मलबा तो इस हादसे की वजह नहीं बना। हर तरह की आशंकाओं को तौलने के बाद दावा किया गया कि बुख मिसाइल सिस्टम से दागे गए मिसाइल ने विमान के लेफ्ट हिस्से पर वार किया। इसी के चलते विमान बीच हवा में टूट गया और उसके टुकड़े हो गए। इल्जाम है कि जिस बुख सिस्टम से मिसाइल दागी गई वो वेस्टर्न रूस के कुर्स्क में तैनात रूसी सेना की 53rd एंटी एयरक्राफ्ट ब्रिगेड के पास था। यूक्रेन में रूस के सपोर्ट वाला विरोधी गुट पिछड़ रहा था। यूक्रेन के लड़ाकू विमानों के चलते विद्रोही अलगाववादी गुट को भारी नुकसान हो रहा था। उनके हाथ से इलाके निकल रहे थे। बड़ी तादाद में उनके लड़ाके मारे जा रहे थे। इल्जाम है कि विद्रोही गुट को बढ़त दिलाने के लिए रूस ने ईस्टर्न यूक्रेन में फौजी मदद पहुंचाई और इसी फौजी खेप का हिस्सा था बुख। जांचकर्ताओं के मुताबिक 17 जुलाई 2014 को तड़के सुबह यह सिस्टम गुपचुप तरीके से रूस से बॉर्डर पार करवा करके ईस्टर्न यूक्रेन में दाखिल कराया गया। यहां से उसे एक ट्रेलर पर लादकर विरोधी गुट के कब्जे वाले दोनेस्क शहर और फिर स्निनजय शहर ले जाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुक सिस्टम के इस सफर के दौरान कई लोकल लोगों, पत्रकारों और ड्राइवरों ने इसे देखा था। चश्मदीदों ने देखा कि रूस की एक फौजी टुकड़ी और विद्रोही गुट के कई लड़ाके भी इस कारवां में शामिल थे। मगर रूस इन इल्जामों से इनकार करता रहा। उसका दावा था कि मिसाइल यूक्रेन के कंट्रोल वाले हिस्से से दागी गई। अपने इस इल्जाम को साबित करने के लिए रूस ने सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें भी साझा करीं, मगर डच जांचकर्ताओं ने कहा कि वो तस्वीरें फर्जी थीं और फोटोशॉप की मदद से छेड़छाड़ करके नकली सबूत तैयार किए गए थे। नेदरलैंड ने जांच पूरी होने के बाद मार्च 2020 में MS-17 क्रैश में मारे गए सभी 298 लोगों की हत्या का केस शुरू किया। इस केस में 4 लोगों पर उनकी गैर हाजिरी में मुकदमा चला। इनमें 3 रूस और 1 यूक्रेन के नागरिक बताए जाते हैं। आरोपियों में से एक है इगोर गिरकिन। इल्जाम है कि इगोर रूसी खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB में अफसर रह चुके हैं। उन पर अप्रैल 2014 में यूक्रेन के स्लावओंस्क शहर पर हुए कब्जे की अगवाई करने का भी इल्जाम है। दूसरे आरोपी हैं सेर्गी डुबिन्स्की। ये दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस के मुखिया हैं। आरोपियों में तीसरा नाम सेर्गी के सहयोगी ओलेग पुलातोव का है। बताया जाता है कि ये तीनों रूसी फौजी खुफिया एजेंसी GRU के साथ करीब से जुड़े हुए हैं। इल्जाम है कि ईस्टर्न यूक्रेन में विद्रोही गुट तक हथियार पहुंचाने का काम GRU की देखरेख में हो रहा था।
चौथे आरोपी लियोनिड जीएनआर में फील्ड कमांडर हैं और यूक्रेनी ओरिजिन हैं। खैर, MS-17 क्रैश में मारे गए 298 लोगों को कब इंसाफ मिलेगा अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन फिर से रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर के पास अपनी फौजी एक्टिविटीज बढ़ाई हुई हैं। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सेर्गेई रिबकोव ने मौजूदा तनाव की बराबरी 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से करी। वहीं पुतिन ने हाल में कहा कि ईस्टर्न यूक्रेन के हालात नरसंहार जैसे लग रहे हैं। ऐसे बयानों के चलते कई जानकारों को शक है कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर चढ़ाई करने का माहौल तो नहीं बना रहे हैं। वैसे रूस एक और वजह गिना रहा है, यह है नाटो एक्सपेंशन का विरोध। 2008 के नाटो सम्मेलन में ऐलान हुआ था कि यूक्रेन और जॉर्जिया नाटो में शामिल होंगे। रूस इस प्रपोजल के खिलाफ है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज कह चुके हैं कि नाटो में एक्सपेंशन हाल फिलहाल में नहीं होने जा रहा है। लेकिन रूस का कहना है कि नाटो यूक्रेन और जॉर्जिया से जुड़े अपने ऐलान को ऑफिशियल तौर पर वापस ले। कई जानकारों की राय है कि रूस यूक्रेन सीमा पर तनाव के जरिए एक साथ कई फायदे साधने की कोशिश कर रहा है। वो जंग की धमकियों के बहाने रूस का इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और पिछले 2 दशकों से नाटो के एक्सपेंशन की प्लानिंग से लड़ने की कोशिश भी कर रहा है। जानकारों का मानना है कि पुतिन को उम्मीद है कि शायद वो नाटो के एक्सपेंशन की प्लानिंग पर फुल स्टॉप लगाने के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से रूस पर लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस भी वापस ले लेने के लिए राजी कर पाए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरा वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।